Hello, students of class 10th. This is Karishma Pagani, and your revision video for PT2 part 2 is here. Part 2 has chapter 2 revision. Chapter 2, the name of chapter 2 is फेडरलिज्म. फेडरलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है स्टूडेंट्स जो कि पावर को वर्टिकली डिवाइड करता है गवर्नमेंट के अंदर पावर शेयरिंग हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा. हॉरिजॉन्टली होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुरिस्डिक्शन में, ठीक है. एंड वर्टिकल डिवीजन जब होता है पावर का तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हमने पढ़ा था. तो उसी प्रोसेस को हम लोग फेडरलिज्म बोलते हैं. इस चैप्टर में हम पावर शेयरिंग की इस फॉर्म पर ज़्यादा फोकस करेंगे जिसको कॉमनली फेडरलिज्म बोलते हैं. बिगिनिंग हम करते हैं कि फेडरलिज्म को जनरल टर्म्स में कैसे समझा जाता है, और इस चैप्टर के एंड तक हम लोग गवर्नमेंट की एक लोकल गवर्नमेंट जो होती है वहाँ तक, जो कि इंडिया की फेडरलिज्म का थर्ड टायर है, वहाँ तक समझ लेंगे. व्हाट इज़ फेडरलिज्म? फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पावर को सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है वर्टिकली. फेडरलिज्म के दो लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के. फर्स्ट लेवल जिसमें इंटायर कंट्री यूजुअली रिस्पॉन्सिबल होती है नए सब्जेक्ट और ऐसे सब्जेक्ट के डिसीजन के लिए जो कि कॉमन नेशनल इंटरेस्ट हो, पूरे नेशन का इंटरेस्ट हो. और दूसरी गवर्नमेंट्स वो होती हैं जो प्रोविंसेस के लेवल पे होती हैं. स्टूडेंट्स, एक बात अच्छे से हम लोग समझते हैं. अभी हम लोग बोलते हैं स्टेट्स, लेकिन बिफोर इन अर्लियर टाइम्स इन स्टेट्स को कहा जाता था प्रोविंसेस. तो प्रोविंसेस के लेवल पर जो गवर्नमेंट्स होती है जो उस प्रोविंस की या उस स्टेट की डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग का ध्यान रखती है, तो उस लेवल की गवर्नमेंट को हम लोग बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट. फेडरेशंस आर कॉन्ट्रास्टेड विथ यूनिटरी गवर्नमेंट्स. मीन्स फेडरेशंस बिल्कुल अपोजिट हैं यूनिटरी गवर्नमेंट्स की. यूनिटरी गवर्नमेंट्स क्या होता है? जहाँ पे गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही लेवल हो और सब यूनिट्स जो भी हों वो सेंट्रल यूनिट के अंडर में हों. लेकिन फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी करने के लिए ऑर्डर नहीं देती है. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम. यूनिटरी सिस्टम में सिर्फ एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, और अगर सब यूनिट्स होती हैं तो सब यूनिट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की बात माननी पड़ती है. लेकिन फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ करने के लिए ऑर्डर नहीं कर सकती. की फ़ीचर्स अगर हम देखें फेडरलिज्म के, तो फेडरलिज्म के फ़ीचर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट के दो और दो से ज़्यादा लेवल्स हो सकते हैं. इन डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट को डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स. ये डिफरेंट टायर्स सेम सिटीजन्स को गवर्न करते हैं, लेकिन अपने अपने दायरे में, अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन के दायरे में, इन द मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन. यानी कि जब किसी सिटीज़न की लेजिस्लेशन की बात आएगी तो ज्यूरिसडिक्शन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जिस भी दायरे में वो होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे. तो द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव लेवल्स और टेयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये ज्यूरिसडिक्शन, ये डिसीजन उनके लिए लेगा कौन, ये गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कौन सी गवर्नमेंट किस तरीके के डिसीजंस ले सकती है. The fundamental provisions of Constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. फंडामेंटल प्रोविजंस जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हैं, जो कानून बने हुए हैं, उनको कोई भी वन लेवल गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती. उसको स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की आपसी सहमति से, यानी कि दोनों के एग्रीमेंट के साथ चेंज किया जा सकता है. कोर्ट्स के पास ये पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसको इंटरप्रेट करें और उन पावर्स को डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट को सौंप दें. सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. स्टेट गवर्नमेंट का हक किन टैक्सेस पर है, तो ये रेवेन्यू के जो सोर्सेज हैं, इन सोर्सेज को लेवल ऑफ गवर्नमेंट में क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई किया है ताकि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बनी रहे. फेडरल सिस्टम का इसलिए दो ऑब्जेक्टिव्स हैं. पहला कि पूरी कंट्री में यूनिटी को प्रमोट करना, ठीक है, और दूसरा उसी टाइम पे रीजनल डाइवर्सिटीज़ को
साथ में लाना, ठीक है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म्ड। दो तरीके के रूट्स हैं जिन तरीक़ों से फेडरेशंस बन सकते हैं। फेडरेशंस मतलब लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो फर्स्ट रूट, एक रास्ता ये है कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ऐसे स्टेट्स या ऐसे नेशंस जहाँ जो इंडिपेंडेंट हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो साथ में आए और अपनी एक बिगर यूनिट बनाए बाय पुलिंग सॉवरेनिटी, मतलब भाईचारा बढ़ाएं और अपनी आइडेंटिटी को रिलेट करके अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करें। ऐसे फेडरेशंस को हम लोग बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। दूसरा रास्ता ये है कि कोई लार्ज कंट्री डिसाइड करती है कि वो अपनी पावर को कॉन्स्टिट्यूट स्टेट्स में या प्रोविंसेस में डिवाइड करना चाहती है और नेशनल गवर्नमेंट में, तो ऐसी फेडरेशन को बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। वॉट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, इंडिया कैसे एक फेडरल कंट्री है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को एक यूनियन ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर किया है, यानी कि एक ऐसा स्टेट है जो कि यूनियन ऑफ स्टेट्स से दूसरे स्टेट्स का दो या दो से ज़्यादा, मतलब बहुत सारे स्टेट्स का मिलके एक यूनियन है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ओरिजिनली इंडिया के लिए 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड किया है, द यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ये होता है हमारा दूसरा टायर। लेटर द थर्ड टीयर ऑफ फेडरलिज्म वॉज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज़। एक थर्ड टीयर भी ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि पावर को सब डिवाइड किया गया, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, देन लोकल गवर्नमेंट। सो दिस आर इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज़। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 3 लिस्ट, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट प्रिस्क्राइब्ड हैं, जो कि इन चीज़ों के ऊपर है कि कौन सी गवर्नमेंट कौन सा डिसीजन ले सकती है। यूनियन लिस्ट वो होती हैं जिनमें नेशनल चीज़ों की इम्पोर्टेंस होती है, जैसे कि डिफेंस ऑफ कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस एंड करेंसी। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। स्टेट लिस्ट होती है जिनमें स्टेट और लोकल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एक स्टेट की पुलिस, वहाँ का ट्रेड, वहाँ का कॉमर्स, वहाँ का एग्रीकल्चर और इरिगेशन, तो वो सारे डिसीजन एक स्टेट लेगा। कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि जिसमें कॉमन इंटरेस्ट है दोनों का, यूनियन गवर्नमेंट्स जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन मीन्स प्रमोशंस। सो these are 3 lists in which the perfect criteria is described कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इन सब्जेक्ट्स के ऊपर डिसीजन लेने का हक सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को है या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को है, या कॉन्करेंट लिस्ट में आने वाले सभी सब्जेक्ट्स का इन पर डिसीजन लेने का हक दोनों गवर्नमेंट्स को है। हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस जो होते हैं वो बहुत नेसेसरी होते हैं फेडरलिज्म की सक्सेस के लिए, लेकिन सिर्फ ये प्रोविजंस, ये कानून बनाना ही ज़रूरी नहीं है। रियल सक्सेस इंडिया में फेडरलिज्म की तब आएगी जब डेमोक्रेसी का नेचर जो होगा वो हमारी कंट्री में अपनाया जाएगा। लिंग्विस्टिक स्टेट्स, तो कैसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जा रहा है इंडिया में वो हम देखते हैं। लिंग्विस्टिक स्टेट्स यानी कि जो स्टेट्स हैं जो हिंदी के अलावा दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं। तो द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का फर्स्ट मेजर टेस्ट था, सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाना, लैंग्वेज के बेस पर स्टेट्स बनाना। बहुत सारे पुराने स्टेट्स ख़त्म हो चुके थे और नए स्टेट्स बनाए जा चुके थे। इन 1947 बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। 1947 में लैंग्वेज के बेसिस पे ओल्ड कुछ स्टेट्स की बाउंड्रीज़ को चेंज करके नए स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया गया था। दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट people who spoke the same language lived in the same state। और ये इसीलिए किया गया था क्योंकि जो लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं वो सेम स्टेट्स में रह पाएँ। जब फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स की डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज के बेसिस पर जो डिमांड बनी थी कि नए स्टेट्स बने,
तब सम नेशनल लीडर्स फियर दैट इट वुड लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। कुछ लीडर्स को इस चीज़ का डर था कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनने की वजह से कंट्री टूट जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनने की वजह से इंडिया की जो डाइवर्सिटी और यूनिटी, हम लोग बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो यूनिटी और भी डेवलप हुई थी। सो लिंग्विस्टिक स्टेट्स एक ऐसा एग्जाम्पल है जिस तरीके से इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जाता है, यानी कि पावर को सब डिवाइड किया जाता है। लैंग्वेज पॉलिसी, इंडिया के फेडरेशन की सेकंड टेस्ट थी लैंग्वेज पॉलिसी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस किसी भी एक लैंग्वेज को नहीं दिया है। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज आइडेंटिफाई कर दिया है। ऑफिशियल मतलब कि हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स होते हैं वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में फॉर्म्स होते हैं, हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश का यूज़ ऑफिशियल पर्पसेस के लिए बिल्कुल स्टॉप होना था 1965 में, लेकिन द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज़ ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विथ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। इंग्लिश का यूज़ कंटिन्यू करने के लिए गवर्नमेंट ने एग्री किया, क्योंकि ऑफिशियल पर्पसेस में इंग्लिश का और हिंदी का दोनों का यूज़ होगा, क्योंकि कुछ तमिलियंस और केरल में रहने वाले ऐसे लोग थे जो पॉपुलेशन क्या चाहती थी कि हिंदी नहीं इंग्लिश बोली जाए। प्रमोशन डज नॉट मीन द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। हिंदी का प्रमोशन किया जा रहा था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि सेंट्रल गवर्नमेंट लोगों पर इम्पोज कर दे कि उन्हें हिंदी ही बोलनी पड़ेगी। So that was not the forceful attempt. It was just to generate an nationalism for our mother tongue. सेंटर स्टेट रिलेशन में कैसे फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है कि सेंटर स्टेट रिलेशन को रीस्ट्रक्चर करना एक नया तरीका था, जिस तरीके से फेडरलिज्म को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया। 1990 में रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत सारे स्टेट्स में बनने लगी थी। दिस वॉज ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर। अब सेंटर लेवल पे जो गवर्नमेंट बनती थी वो कोएलिशन गवर्नमेंट भी बन पा रही थी। कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? जब एक पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी के साथ नहीं जीत पाती है तब वो रीजनल लेवल की कुछ पार्टीज़ के साथ मिलकर अपनी गवर्नमेंट बनाती है। सो दैट इज़ द कोएलिशन गवर्नमेंट। सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट क्लियर मेजॉरिटी इन लोकसभा, द मेजर नेशनल पार्टीज़ हैड लेड टू इंटर इनटू एन अलायंस विथ मैनी पार्टीज़। तो नेशनल पार्टीज़ को बहुत सारी पार्टीज़ के साथ में एक अलायंस बनना पड़ता है अगर वो लोकसभा में क्लियर मेजॉरिटी के साथ नहीं जीत पाए। सो दैट इज़ कॉल्ड द कोएलिशन गवर्नमेंट। दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग, और तभी से फेडरलिज्म में एक पावर शेयरिंग का नया कल्चर बना और स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी के लिए भी रिस्पेक्ट बढ़ गई। Thus, federal power sharing is more effective today than it was in the early years after the constitution came into force. और इस तरीके से कोएलिशन गवर्नमेंट की वजह से फेडरल पावर शेयरिंग जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आज, जबकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उसके अर्ली ईयर्स में नहीं था इतना इफ़ेक्टिव फेडरलिज्म। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया का डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि सेंटर से स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट्स का बनना। हमने देखा कि फेडरल गवर्नमेंट में 2 या 2 से ज़्यादा टायर्स होते हैं गवर्नमेंट के, लेकिन हमारी वास्ट कंट्री, हमारी कंट्री इंडिया जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो उनमें सिर्फ 2 टायर्स का गवर्नमेंट चला पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो फेडरल पावर शेयरिंग इंडिया में जो है उसको एक और टायर ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, और इसी वजह से थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट जिसे कि लोकल गवर्नमेंट कहते हैं वो बनाया गया। जब पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से भी सब यूनिट में डिवाइड कर दी गई उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे कि लोकल लेवल पर लोगों के लिए ये इजी था कि वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकें डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। एज द लोकल लेवल इट इज़ पॉसिबल फॉर पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। और डिसेंट्रलाइजेशन के लिए एक बड़ा स्टेप लिया गया इन द ईयर 1992 में। रूरल लोकल लेवल गवर्नमेंट जो थी वो अभी पंचायती राज के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। तो दिस इज़ अ काउंसिल जिसमें सेवरल वार्ड मेंबर्स होते हैं जिनको हम पंच बोलते हैं, एक प्रेसिडेंट होता है उनका जिनको हम सरपंच बोलते हैं।
और उनको डायरेक्टली एडल्ट पॉपुलेशन उस वार्ड में या उस विलेज में रहने वाली पॉपुलेशन इलेक्ट करती है। पूरे विलेज की डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन होती है? यही पंच होते हैं। और यही पंचायत समिति और मंडल्स, एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ऐसे ही पंचायत समिति के कुछ ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? मंडल बोलते हैं। तो इन एक डिस्ट्रिक्ट में इन्हीं मंडल्स को क्या बोला जाता है? ज़िला परिषद बोला जाता है। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ अर्बन एरियाज़ में भी होती हैं। बड़ी सिटीज़ में क्या बोलते हैं हम लोग? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं। और इस लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को डेमोक्रेसी का लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर 2. Students, please understand the concepts of this chapter from this video and try to practice more questions from the depth of this chapter as a whole from your book. Tab tak keep studying and all the best for your test.